पुतली बाई, दो डाकुओं की अनोखी प्रेम कथा। रामकुमार भ्रमर हिंदी के उन लोकप्रिय लेखकों में से हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। पुतली बाई उनका एक चर्चित उपन्यास है जो डाकू सुंदरी पुतली और उसके प्रेमी सुल्तान सिंह के रहस्यपूर्ण रोमांच भरे जीवन पर रोचक ढंग से लिखा गया है। वो मर जाएगा बाई, उनमें से एक कह रही थी और पुतली ने सारा ध्यान उन्हीं की ओर केंद्रित कर दिया था। क्या कह रही हैं वे? कौन मरने वाला है? वो कौतूहल के साथ तेज कदमों से कुएं की जगत तक चली आई। क्या हुआ बहन? उसने पहुंचते ही सवाल किया था, पर वे सब उसे देखते ही चुप हो गई थीं। क्या? पुतली ने सवाल दोहराना चाहा तो उनमें से एक बोली, कुछ नहीं। फिर वे सब उसकी ओर कुछ इस तरह देखने लगीं जैसे अभी अभी जो बातचीत कर रही थीं उससे पुतली का संबंध था। कुछ कह तो रही थीं वे, शायद किसी के मरने की ही बात थी, पर अब बिल्कुल चुप हो गई हैं और पुतली की ओर उदासीन जवाब फेंक रही हैं। पुतली को आज की बातचीत में कुछ नयापन सा लगा। उपेक्षा बर्दाश्त करना उसका स्वभाव नहीं है। उसने बात तोड़ दी। सिर पर रखे पानी के दोनों खाली मटके एक ओर रख दिए और जगत पर पांव लटका कर बैठ गई। इसी बीच कुछ लोग उसे घूरते हुए सामने से गुजर गए। दरोगा, 5-6 सिपाही और हवलदार। पुतली को उनके घूरने से कुछ अटपटा नहीं लगा। इधर जो भी उसे देखता है घूरता है। जब तक स्टेज पर नहीं उतरी थी तब तक इस गांव के जवान बूढ़े ही उसे घूरते थे, पर जब से घुंघरू झनकाती स्टेज पर उतर आई है, दूर दूर 12 कोस तक के गांवों में उसे घूरने वाले पैदा हो गए हैं। वे भी घूरते हुए निकल गए हैं। जब वे बगल से निकल रहे थे तब खामोश थे। कुछ आगे निकल जाने के बाद वे आपस में कुछ बोलने लगे थे। जरूर वे उसी के बारे में कह सुन रहे होंगे। बहुत से लोग कहते सुनते रहते हैं। पुतली जानती है, पर उसे इस सब में कुछ नयापन नहीं लगता। कुएं पर 3-4 औरतें थीं। ये भी कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं थी। ये औरतें रोज इसी वक्त पानी भरने आती हैं और पुतली से उनकी मुलाकात हो जाती है। पानी भरते हुए वे गांव के कई घरों और उनके अंदरूनी मामलों पर अपनी राय पेश करती रहती हैं और कर्मशा चली जाती हैं। पुतली भी उनसे इसी तरह की बातें करती है। शुरू शुरू में वो इस तरह की बातों से चौंकती थी, पर बाद में उसे लगा था कि यही ठीक है। कम से कम इस तरह की बातों से आदमी खुद को सबसे अलग और अकेला तो महसूस नहीं करता। पुतली को अलगाव या अकेलेपन से डर लगता है। आदमी गांव समाज से कट जाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? पुतली भी इसी तरह की बातें करती है और उसे लगता है कि वो सबसे जुड़ी हुई है, सब घरों से, सब जातों से, सारे गांव से, ब्राह्मणों और ठाकुरों के उन घरों से भी जिन्होंने उसे और उसके सारे घर को नाचने वालियों की जाति का नाम देकर स्वयं से काट रखा है। काटे रहें, पर पुतली जब जब गांव के किसी घर की भीतरी बातें कहती सुनती है तब तब उसे लगता है कि वो जुड़ी हुई है और ये कुआं इस जुड़ाव की सबसे अच्छी जगह है। औरतें अब भी चुप थीं। जरूर कुछ हो गया है। रह रहकर पुतली का मन हो रहा था कि फिर से पूछ ले क्या हुआ, पर नहीं पूछ सकी, हिम्मत नहीं हुई। ये औरतें विचित्र हैं। मुमकिन है इनमें से किसी को लेकर पुतली कभी कुछ बोल गई हो और आज वो झगड़ पड़े, किंतु वो चुप रही। हालांकि ये सोचकर वो बेचैन थी कि कुछ हो गया है क्या, और तभी उसका ध्यान बंट गया। वो बैठी है पुतली। पुतली ने देखा सामने वाले कच्चे रास्ते से पटवारी और 2 ग्रामीण उसी के बारे में बुदबुदाते हुए निकल रहे थे। वो और अधिक परेशान हुई। ये लोग हर सुबह इसी तरह यहाँ से निकलते हैं, पर और दिनों सिर्फ घूरते जाते थे, इस तरह बोलते तो नहीं थे। ठाकुर मर जाएगा बाई, बच नहीं सकता। पानी भरती हुई औरतों में से एकाएक ही कोई बोल उठी। ये बहुत थोड़ी देर की खामोशी भी नहीं पचा सकी थी। पुतली ने देखा कि वे बातें आपस में कर रही थीं, पर उनकी नजरें पुतली पर टिकी हुई थीं। कहते हैं कि गोली सीधे पेट पर पड़ी है। सुल्तान को छोड़कर सारा गिरोह भाग गया। रात थी, इसलिए पुलिस लाश नहीं ला सकी।
सुल्तान ठाकुर को गोली लगी है क्या? पुतली एकाएक ही कैसे बोल गई, ये उसे खुद भी मालूम नहीं हुआ। उन औरतों ने बातें बंद कर दी थीं और अब सिर्फ पुतली को घूर रही थीं। पुतली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह बोलकर शायद उसने स्वीकार कर लिया है कि सुल्तान सिंह से उसका कोई संबंध है। फिर वो देर तक कुछ नहीं बोली। कुएं की जगत पर उदास बैठी वो चुपचाप उन औरतों की बातें सुनती रही, जो एक दूसरे को बता रही थीं कि किस तरह डाकू सुल्तान का गिरोह बीहड़ों में पुलिस ने घेर लिया था, किस तरह गोलीबारी हुई थी और उसमें सुल्तान को एक गोली लग गई थी। पुतली का दिल डूब गया। न जाने कैसे वो करौली वाली माता के नाम एक मनौती कर बैठी, हे मैया, सुल्तान का कुछ बुरा न हो। और फिर उसे लगा कि वो भी उसने भूल की है। सुल्तान से उसका रिश्ता ही क्या है, सिवाय इसके कि सुल्तान ने एक बार पुतली को नाच में देखा था और खुश होकर खेल खत्म होते ही उसे 500 रुपये दे गया था। मर गया होगा तो मरने दो बाई, ऐसे आदमी के लिए कौन रोता है। एक औरत ने टिप्पणी की और पानी भरकर चली गई। पुतली का मन हुआ था उठकर उसका मुंह नोच ले। इस हरामजादी का क्या बिगाड़ा था उसने। पुतली जैसे तैसे स्वयं को संयत रख पाई। वे सुल्तान सिंह को लेकर जो कुछ कह रही थीं, इस तरह कह रही थीं जैसे पुतली को सुना रही हों। अभी कुछ बोल जाएगी पुतली तो लोग कहेंगे कि जो कुछ सुनते थे सब सच है। देखा पुतली को कैसे चिन्ह लग गया। औरतें देर तक इसी तरह की बातें करती रहीं और पुतली चुपचाप सुनती रही। और जब वे पानी भरकर चली गईं तो पुतली ने भी पानी भरा और घर की ओर लौटने लगी। कहीं सुल्तान को कुछ हो न गया हो जाए पुतली के बला से। पुतली का होता कौन है जो उसके बारे में इतनी चिंतित हो। इन सारे तर्कों के बावजूद वो इस ख्याल से खुद को सहमत नहीं कर सकी कि सुल्तान सिंह को कुछ हो जाए। इससे उसका कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। उल्टे ये ख्याल प्रार्थना के रूप में मन में भारी होता चला गया कि सुल्तान को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो औरों की तरह कैसे सोच सकती है। सुल्तान ने उसे रुपए दिए थे, क्या बुरा किया था उसने। पर इन्हीं रुपयों के कारण तो पुलिस आए दिन पुतली और उसकी बुढ़िया माँ असगरी को तंग करने लगी है। दूर दूर गांव में पुतली की बदनामी फैल गई है कि पुतली और सुल्तान का संबंध है। पुतली रखैल है उसकी। और इस विचार के कौंधते ही पुतली को लगा सुल्तान को कुछ हो जाए तो अच्छा रहे। ये दूर दराज गांव में फैली बदनामी, पुलिस से आए दिन का सामना, रोज रोज की परेशानी, एक ही बार में सबसे छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। पुतली ने बेलगाम विचारों को थामने की कोशिश की। इसमें सुल्तान सिंह का तो कोई कसूर नहीं कि पुतली के नाम के साथ उसका नाम जुड़ गया है। पुलिस पुतली को तंग करने लगी है। वो तो एक बार मिला था, खेल देखा था और उसने खुश होकर 500 रुपये दे दिए थे बस। उस दिन सुल्तान चाहता तो सब कुछ कर सकता था, पर रुपए देने के बाद पीछे मुड़कर भी देखा नहीं उसने। पुतली और असगरी बाई ने अपनी ओर से 1000 कोशिशें की थीं। नाच नाटक में सुल्तान के गिरोह की उपस्थिति की बात दबी रहे, पर बात थी कि 16 गांवों के आसमान पर लगाकर उड़ने लगी थी। सुल्तान सिंह ने पुतली को रुपए दिए, पूरे 500, और इसके साथ ही कुछ हुए बातें भी फैल गईं जो हुई ही नहीं थीं। सुल्तान सिंह ने पुतली से टांका लगा लिया है। जहां तहां पुतली की नाच पार्टी पहुंचती है, वहां वहां सुल्तान जाता है। बिल्कुल पुतली की मुट्ठी में है सुल्तान ठाकुर, जब चाहे तब मरवा दे। पुतली तक एक एक करके ये सारी खबरें आती रही थीं। पहले औरतों के उल्हाने मिले, फिर टिप्पणियां, और एक दिन पुतली बर्दाश्त न कर उबल पड़ी थी। हाँ, सुल्तान मेरे यहाँ आता है, वो मेरा यार है। बोलो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हें कोई उज़र ऐतराज हो तो मैं तुमसे हर एक को ठाकुर से मिलवा दूंगी, खुद ही पूछ लेना। कहने सुनने वाले चुप हो गए थे। पुतली कहीं सचमुच ही सुल्तान से न मिलवा दे, और सुल्तान मिल गया तो वे क्या पूछ पाएंगे। उल्टे सुल्तान ही उनसे सब कुछ पूछ लेगा। पुतली एक आतंक बनकर सारे गांव समाज पर छा गई थी। टिप्पणियां होती थीं पर दबी मुंदी। गांव से निकलती तो लोग भयातुर उसे देखते, कुछ पूछती तो सामने वाला हर आदमी विनम्रता से उत्तर दे देता। डाकू की रखैल है, न जाने किस दिन किसके बारे में उससे क्या कह दे और मौत बगल में आकर धीरे से सलाम कर जाए। उस दिन गरज तरज कर पुतली के मन को शांति मिली थी।
वो जानती थी कि लोग अब भी उसके बारे में सैकड़ों टिप्पणियां करते हैं, पर यह सोचकर उसे तसल्ली होती कि अब वे उसके सामने नहीं होती थीं। पर जल्दी ही पुतली को अपनी भूल का एहसास हो गया। झल्लाकर जल्दबाजी में वो अपने और सुल्तान के बीच संबंध की घोषणा कर टिप्पणियों आलोचनाओं से तो बच गई थी, किंतु व्यावसायिक रूप से काफ़ी घाटे में आ गई थी। शादियों और उत्सवों पर लोगों ने उसे बुलाना बंद कर दिया था। वे डरते थे कि कहीं पुतली के नाच के साथ साथ सुल्तान सिंह भी न चला आए। उस दिन तो पुतली बहुत परेशान हो गई, जिस दिन आधी रात के करीब पुलिस के एक दस्ते ने उसका घर घेर लिया और लगे लाउड स्पीकर पर चिल्लाने, सुल्तान सिंह बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस घेरे हुए है, गोली चलाने की कोशिश मत करना। पुतली और असगरी बाई घबराई हुई बाहर आ गई थीं। खबरदार, दोनों कांप गईं। चांदनी रात थी और उन दोनों ने देखा कि दाएं बाएं दूर तक पुलिस के जवान फैले हुए थे। बड़ी कठिनाई से असगरी बोल सकी थी, क्या बात है हुजूर, इधर आओ। एक ओर से भारी स्वर उठा। वे दोनों डरती सिहरती उसी ओर चली गईं। दरोगा और कई छोटे बड़े अफसर सामने थे। एक ने पूछा, सुल्तान कहाँ है? भीतर। वो सवाल पुतली से कर रहा था और देख रहा था पुतली के घर के खुले दरवाजे की तरफ। वे कुछ न समझ सकीं। हड़बड़ी में पुतली ने पूछा, क्या बात है दरोगा जी? आज नहीं बच सकता। दरोगा ने उत्तर न देकर लाउडस्पीकर गर्म किया था। सुल्तान बाहर आ जाओ, बाहर आओ, अगर 5 मिनट में बाहर ना आए तो। कुछ क्षणों के लिए भयावनी खामोशी फैल गई। पुलिस के जवान असगरी के घर की ओर निशाना लिए हुए थे कि सुल्तान निकले, पर सुल्तान नहीं निकला। इसके बावजूद पुलिस को विश्वास था वो भीतर है। दरोगा और एक हवलदार ने सामने खड़ी पुतली और असगरी बाई को धक्के मारकर अपने आगे कर लिया और उनकी ओट में बंदूक के ताने पीछे हो गए। वे दोनों हक्की बक्की सी चलती गई थीं, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वे उसी तरह पुतली और असगरी को ठेलते हुए घर में घुस गए थे। पीछे से सर्च लाइट की तेज रोशनी कमरे में आ गिरी थी। पौर, बरामदा, रसोई, आंगन सब में रोशनी और पुलिस। उन्होंने सारा सामान तितर बितर कर डाला था, कनारियां, नांदे, चारपाइयां। निकल गया साला, कब तक बचेगा? झल्लाते हुए वे लोग बाहर आ गए थे। दरोगा ने जाते जाते कहा था, इस बार तेरा यार बच गया है, पर कब तक बचेगा? कहते हैं किसी ने पुलिस तक गलत खबर पहुंचा दी थी कि सुल्तान पुतली के घर में है और पुलिस ने घेरा डाला था। तब से कई बार पुलिस वाले उसकी देहरी चढ़ चुके हैं। रिजर्व पुलिस की जो भी टुकड़ी गांव से निकलती है, पुतली के द्वार खटखटा जाती है। पुतली सामने हो तो भर गांव बेइज्जती करते हैं। गंदे तानों का एक समुद्र उसके चारों तरफ फैल जाता है। एक बार तो थानेदार ने पुतली की कलाई ही पकड़ ली थी और पुतली बमुश्किल छुड़ा पाई थी। थानेदार शराब पिए हुए था। पुतली को घृणा हुई थी उससे, उसी से क्या सारे खाकी वर्दी वालों से। जब जब पुलिस वालों को देखती है मन होता है कि गोली मार दे। डाकुओं में इसके सिवाय क्या बुराई है कि वे गांव समाज के बीच में नहीं रहते। अगर वे भी पुलिस वालों की तरह ही सबके बीच में रहने लगें तो औसत में अधिक अच्छाइयाँ उन्हीं के पास मिलेंगी। पुतली के मन में एक आग पैदा हो गई है, कुछ वैसी ही आग जैसी गांव की ऊंची जातों को लेकर उसके मन में भरी हुई है। छुटपन से ही एक कटाव में जीती रही है वो, छोटी और बड़ी जाति के बीच का कटाव, घर में बंद रहने वाली और बाहर घूमने वाली औरतों के बीच का कटाव, वो कटाव जिसे बड़ी जातियों वाले ब्राह्मण या ठाकुर नाचने वालियों के बिस्तरों पर सोकर भी नहीं अनुभव करते, जबकि पुतली और उसकी माँ बिस्तरे बदलें न बदलें तो भी अनुभव होता है। पुतली के मन में इस कटाव के लिए एक आग है। पुतली के मन में पुलिस के लिए भी एक आग है। कभी मौका आया तो दोनों आगें बुझा लेगी। पुतली का बदन तप रहा है। जब जब ये सब देखती सुनती है, बदन इसी तरह तपने लगता है। सुबह के वक्त कुएं का पानी कितना ठंडा होता है, पर एक के ऊपर एक मटका लिए सर पर पुतली का बदन तपने लगा। अभी अभी गांव के सकरे धूल भरे रास्ते से गुजरते में कितनी आंखों ने उसे घूरा है। पहले भी सब घूरते थे, पर बहुत सहमे सहमे। उन्हें लगता था कि पुतली के चेहरे के करीब ही बंदूक की नली थामे कोई सशक्त हाथ मौजूद रहता है। एक भय भरी सुरसुरी उनके मन में, उनके शरीर में व्याप्त हो जाती थी। आंखों में हमेशा डर झांकता रहता था। मगर आज वो बात नहीं थी। पुतली उन आंखों के अर्थ समझने लगी।
वे आंखें जो उसे जाते समय घूर रही थीं, वे जो अब घूर रही हैं, सब में एक उपेक्षा, दुत्कार। एक चुनौती, क्या करेगी तू? सुल्तान सिंह लग गया ठिकाने। पुतली का जी भराया, लगा जैसे कुछ गुम हो गया है। एक मनौती और, हे मैया, सुल्तान का कुछ बुरा ना हो। उसने पंजों तक थकान महसूस की। अब पुतली कभी किसी तरह का कल्पित आतंक न फैला सकेगी, और अगर ये आतंक न फैला तो शायद कटाव और उपेक्षा का ये सामाजिक जहर फिर से उसकी आंतें काटने लगेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले काटता था। सुल्तान और उसके बीच संबंधों की घोषणा वो झल्लाहट में कर बैठी थी, और इसके साथ ही ढेर सी परेशानियां उसके इर्द गिर्द फैल गई थीं। फिर भी कुल मिलाकर उसे लगता था कि यह सौदा घाटे को नहीं रहा है। कितना डरावना और मीठा वहम पाल लिया था पुतली ने। पुतली नाचने वाली छोटी जाति की औरत, एक कुलीन ठाकुर की अंकशायनी है। एक ऐसे आदमी से संबंध है उसका जिसके नाम भर से गांव जिले के बड़े बड़े अफसरों, कुलीन घरों और ऊंची जाति वालों के चेहरे लटक जाते हैं। कभी कभी पुतली को लगता था कि उसने ये वहम नहीं पाला है, एक उपलब्धि की है। पुतली के सिर पर रखे मटके कांपने लगे। धूल वाले रास्ते पर भी न जाने कैसे वो एक पत्थर से टकराकर गिरते गिरते बची थी। उसने देखा कि उस सपाट रास्ते पर वही अकेला पत्थर था, और अब वो कुछ खो बैठी है। शायद वो वहम, चेहरे के पास उभरा बंदूक थामे सशक्त हाथ, कटाव पर पड़ा एक पर्दा। देहरी तक पांव रखते वक्त उसने फिर से मनौती की, हे मैया, ये वहम जिंदा रहे। वो ये बदनामी नहीं खोना चाहती। इधर कुछ दिनों से तो उसे ऐसा लगने लगा है जैसे वो बदनाम नहीं है, दोषी भी है। सचमुच ही सुल्तान सिंह से उसका संबंध है। उसे लगा जैसे आंखों की कोरों पर कुछ भारीपन आ गया है, शायद आंसू। सुल्तान तो कुछ भी नहीं था उसका। उसने सावधानी से मटके उतारकर आंगन के कोने में रख दिए। गहरी थकान अनुभव करती हुई वो रसोई के दरवाजे पर जा बैठी। असगरी बाई घर में नहीं थी, आस पड़ोस में गई होगी। आज तो सारे दिन सिर्फ वही बात लोगों के मुंह पर रहेगी। देर तक पुतली वैसी ही बैठी रही। इस बीच उसने कई बार बोझ से लदी हुई आंखों की कोरे खाली की। थोड़ी देर बाद असगरी आई। उसकी चाल में फुर्ती और उत्साह था। असगरी ने उसके करीब आकर पूछा, कुछ सुना तूने? क्या? वो सुल्तान सिंह, हाँ मुझे मालूम है। वही तो। असगरी बाई ने आश्वस्त होकर एक गहरी सांस खींची। अपना तो बड़ा कलेश उतर गया पुतली। मुए के नाम भर से हमारी आबरू, इज्जत, काम धाम, घर बार सब कुछ चौपट कर डाला था। पुतली चुप रही। असगरी बाई कह रही थी, सुनते हैं दरोगा जी सवेरे ही बीहड़ों में चले गए हैं। मुकाबले में ठाकुर गोली खाकर भाग गया था। बहुत हुआ तो कोस दो कोस जा पाया होगा। रात की वजह से लाश नहीं मिल पाई थी, अब मिल जाएगी। पुतली ने फिर महसूस किया कि पलकों की कोरें भारी हो गई हैं, मगर असगरी के सामने तो इन्हें खाली किया नहीं जा सकता। पुतली उठी और रसोई घर में चली गई। ठाकुर तुम इधर उधर मत हिलो, हजारी सिंह ने सलाह दी। घाव काफी गहरा है, ज्यादा हिले डुले तो लहू फिर से बहने लगेगा। सुल्तान सिंह ने उत्तर नहीं दिया। पांव के टखने तक हाथ ले जाकर उसने घाव पर बंधी पट्टी हौले से सहला दी। दर्द से उसके दांत भिज गए, बदन कड़ा हो गया, और जैसे तैसे वो मुंह तक आ गई टीस थाम सका। जरा सा पानी पिला दे, बड़ी कठिनाई से वो कह पाया। हजारी सिंह ने उसे पानी दिया। सुल्तान ने पानी पीकर एक करवट लेनी चाहिए, तो हजारी ने फिर टोका उसे। क्या करते हो ठाकुर, घाव बहुत गहरा है। सुल्तान सिंह चुप रहा। उसने करवट भी नहीं ली। कुछ देर दोनों ओर से चुप्पी रही। एकाएक बीहड़ के किसी ऊपरी टीले में कोई छोटी सी झाड़ी खड़खड़ा उठी तो दोनों चौकन्ने हो गए। सुल्तान ने घायल होने के बावजूद बगल में रखी राइफल उठाकर अंगुलियां ट्रिगर पर टिक लीं, पर दोनों की शंका व्यर्थ सिद्ध हुई। झाड़ी से दो कबूतर फड़फड़ाते हुए निकले और उड़ते चले गए। धुंधलका घिरने लगा था। बीहड़ों के धूल भरे रास्ते एक एक कर गायब होते जा रहे थे। झाई के एक दो बोल उठे और फिर एक सिलसिले में गूंजने लगे। सन्नाटा जैसे तैसे बढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे सुल्तान सिंह के पैर में गहरे तक हो गया घाव कसकने लगा था। एक बार तो उसमें इतने जोर से कौंध उठी कि सुल्तान के मुंह से हल्की सी चीख ही निकल गई। क्या करते हो ठाकुर? घबराकर हजारी लाल बोला। पास में ही गांव है, जरा मन पर काबू करो।
क्या काबू करूं हजारी। सुल्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बड़ी कसक हो रही है, जरा 2 घूंट पानी और पिला।